ईरान को 50 बार मिट्टी में मिला देने की धमकी देने के बाद एक बार फिर से टैको हो गया, यानी ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ईरान ने जब बंदूक की नोक पर बातचीत करने से मना कर दिया तो ट्रंप ने सीज फायर खुद ही एक्सटेंड कर दिया। इस बार सीज फायर खत्म होने की कोई पक्की डेट भी नहीं दी ट्रंप अंकल ने, और गौरतलब है कि ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने का कारण पाकिस्तान के रिक्वेस्ट को बताया है, ताकि पाकिस्तान ईरान के साथ बात करके एक ठोस शांति प्रस्ताव उनके सामने रखे। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में युद्ध से बाहर निकलने की बेइंतहा कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो सिर्फ अपने पूरे फोर्सेस को मिडिल ईस्ट पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद यह युद्ध एक और भीषण रूप इख्तियार कर सकता है। अब देखिए, शांति हो या फिर से युद्ध, इस आपदा का अवसर पाकिस्तान ने बखूबी उठाया है। अपने आप को एक टेरर स्टेट से टॉक्स एंड मीडिएशन स्टेट की छवि में ढालने की खूब कोशिश की है पाकिस्तान ने। अब फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने इसे दलाली बताया है, लेकिन 2017 में जिस देश पर टेरर स्टेट का मोहर लगने वाला था, उसके लिए दलाली भी एक कॉम्प्लीमेंट ही है। वैसे दुनिया की नजरों में अगर आप देखें तो पाकिस्तान एक मीडिएटर बना हुआ है, और यह सब हो रहा है पहलगाम के ठीक एक साल बाद। जब तक उसे अपने जो टेरर लिंक्स थे, हमें उसको एक्सपोज कर देना चाहिए था, पाकिस्तान को अब तक आइसोलेट हो जाना चाहिए था। याद है आपको अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक दिल दहला देने वाला आतंकवादी हमला होता है। 26 बेकसूर सिविलियंस, जिसमें से ज्यादातर टूरिस्ट थे, उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी जाती है। गवाह जिंदा छोड़े जाते हैं ताकि देश भर में यह खबर फैले और धर्म के नाम पर फिर से हमारे देश का एक बार बंटवारा हो। पहलगाम हमले के तुरंत बाद मोदी सरकार हरकत में तो दिखी। मिलिट्री, डिप्लोमेटिक दोनों रिस्पॉन्सेस तैयार की गई। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया गया, पाकिस्तानी वीजाज रद्द कर दिए गए, 48 घंटों के अंदर अंदर सारे पाकिस्तानी नेशनल्स को देश से बाहर जाने का फरमान जारी हो गया। इतने सब करने के बीच में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया। सिर्फ 23 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। मुरीदके में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर्स हो या बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का ठिकाना हो, सब तहस नहस हो गए। पाकिस्तान के साइड से भी रिटेलिएशन हमने देखा। चाइना की रियल टाइम सैटेलाइट ट्रैकिंग की मदद से वो हमारे फाइटर्स पर हावी होते हैं। जवाबी कार्रवाई में इंडियन आर्मी ने नूर खां एयरबेस के समेत कई स्ट्रेटेजिक पाकिस्तानी मिलिट्री एसेट्स पर ब्रह्मोस बरसाए। फाइनली 10 मई को दोनों पक्षों के बीच में बातचीत होती है और सीज फायर पर सहमति बनती है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आज तक इस सीज फायर का क्रेडिट लेने से थकते नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे फोर्सेस ने एक नई लक्ष्मण रेखा जरूर खींची। आतंक का जवाब हम उसी तरीके से देंगे जो पाकिस्तान समझता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी मोदी सरकार को एहसास हो गया कि भारत का साथ देने के लिए कोई खास देश खड़ा नहीं हुआ। पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा तो सबने की, लेकिन किसी एक देश ने पाकिस्तान का नाम लेकर उसे क्रिटिसाइज नहीं किया, पाकिस्तान को टेरर लिंक्ड सवाल नहीं पूछा। पाकिस्तान डीप स्टेट, पाकिस्तान आर्मी के टेरर लिंक्स को एक्सपोज करने के लिए, इंटरनेशनल ओपिनियन को चेंज करने के लिए भारत सरकार ने फिर देश के सांसद और 70 से ज्यादा लीडर्स को 30 से ज्यादा देशों में भेजा। एजेंडा सिंपल था इस इंटरनेशनल कैंपेन का, दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखा जाए, पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट किया जाए। लेकिन आज पहलगाम के एक साल बाद भी पाकिस्तान ग्लोबली आइसोलेट होने की जगह दुनिया के सबसे बड़े क्राइसिस का मीडिएटर बना फिर रहा है। एक ऐसा देश जिसे भारत सरकार सालों से टेरर स्टेट बता रहा है, एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, आज वो टेरर टैप की जगह टॉक्स एंड पीस मीडिएशन के लिए जाना जा रहा है। आज अमेरिका और ईरान दोनों ही पाकिस्तान की मीडिएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच में बातचीत करवाने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बार बार थैंक यू बोला जा रहा है। लेटेस्ट सीज फायर एक्सटेंशन करवाने का क्रेडिट भी पाकिस्तान ने बहुत जल्द ले भी लिया। अब आप इसे दलाली कह लीजिए, नेटवर्कर कह लीजिए, फिक्सर कह लीजिए, सवाल यह आखिर आता है कि यह सब हुआ कैसे। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान एक बाकायदा बिल लाया गया था यूएस कांग्रेस में, जिसे पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर किया जा सके। ट्रंप ये वही प्रेसिडेंट है जिसने खुद 2 बिलियन से ज्यादा मिलिट्री एड जो पाकिस्तान को मिल रहा था उसे रोक दिया। आज वही डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल मुनीर को आए दिन व्हाइट हाउस में होस्ट कर रहे हैं, लंचे डिनरें चल रही हैं। आखिर यह सब हुआ कैसे?
यह अपने आप में एक काफी दिलचस्प कहानी है कि पाकिस्तान ने अपनी छवि कैसे बदली, कैसे उसने बहुत चालाकी से अमेरिका को एक बार फिर से अपने जाल में फंसा लिया, कैसे पूरी दुनिया की नजरों के सामने वो टेरर स्टेट से पीस मेकर स्टेट बन गया पीआर और लॉबिंग का इस्तेमाल करके, और कैसे भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान आज ग्लोबल पॉलिटिक्स से साइडलाइन नहीं बल्कि उसके सेंटर में आपको खड़ा मिलेगा। शायद समय आ गया है कि हम भी कुछ कड़े सवाल पूछे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी बुरी तरीके से फेल कैसे हो गई। हमारे फोर्सेस ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन नेता टाइप लोग इतनी बुरी तरीके से चूक कैसे गए। और क्या हो अगर यूएस ईरान सीज फायर सच में शांति में बदल जाती है, तो क्या उसका पूरा क्रेडिट अब पाकिस्तान लेगा? बात अगर क्रेडिट की हो रही है तो आजकल एआई भी बहुत क्रेडिट बटोर रहा है। दुनिया के बेस्ट डेवलपर्स आज सिर्फ कोडिंग नहीं कर रहे हैं, वो एआई के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे सिस्टम्स बना रहे हैं जो खुद काम कर सके इंडिपेंडेंटली। सवाल है कि यह सब आप कैसे सीखोगे? यहां आपकी मदद करेगा आउटस्किल, एक कम्युनिटी जो एक्चुअली इंडिया में एआई एडॉप्शन को पुश कर रहा है, सिर्फ कंटेंट नहीं, रियल अपस्किलिंग। आउटस्किल आज हमारे एपिसोड के पार्टनर्स हैं। इनका एक प्रोग्राम आ रहा है जो एआई बेसिक्स से स्टार्ट नहीं करता है। यह बिगिनर्स के लिए नहीं है, बल्कि यह इंजीनियर्स, डेवलपर्स, डेटा फोक्स के लिए है। मतलब अगर आपको ऑलरेडी कोडिंग आती है और नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो, यह एक 2 दिन का लाइव एक्सपीरियंस है जिसमें थियोरी कम प्रैक्टिकल ज्यादा होगा। इसमें आप देखेंगे कि जीपीटी या क्लॉड जैसे मॉडल्स रियल वर्कफ्लोज में कैसे काम कर सकते हैं, एआई असिस्टेड कोडिंग एक्चुअली कैसे दिखता है, और कैसे आप फुल स्टैक एआई एजेंट्स बिल्ड कर सकते हो जो कॉम्प्लेक्स टास्क्स खुद हैंडल कर सके, फोकस्ड ऑन आउटकम्स। प्रोग्राम फ्राइडे इवनिंग से सैटरडे तक चलेगा, राउंड अबाउट 10 से 12 घंटे। ये लिमिटेड टाइम के लिए फ्री कर दिया गया है, नहीं तो ये काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन देशभक्त फैमिली के लिए इस कोहॉर्ट को ओपन कर दिया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर एआई के साथ काम करना है तो शायद ये एक अच्छा लर्निंग चांस हो सकता है आपके लिए। डोंट मिस आउट ऑन द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, चेक आउट द डिटेल्स। 2011 अबोटाबाद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी पीएमए के ठीक बगल में अमेरिका के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन को मार गिरा दिया जाता है, जहां वो आराम से एक सेफ हाउस में महफूज था। यूएसए ने इस ऑपरेशन को अपने एलाय पाकिस्तान को बिना बताकर किया। इतना भरोसा था पाकिस्तान पर। अब पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी के आतंकी लिंक्स के बारे में एजेंसीज को तो सालों से पता था, लेकिन यह पहली बार था जब पाकिस्तान के डीप स्टेट का असली चेहरा इतनी बुरी तरीके से ग्लोबल लेवल पर एक्सपोज होता है। अब आप सोचिए, अमेरिका का दोस्त पाकिस्तान अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को पनाह दे रहा था। ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद से ही अमेरिका और बाकी दुनिया पाकिस्तान स्थित टेरर ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लेने पर प्रेशर बढ़ाने लगी। पाकिस्तान को दुनिया का टेरर टैप कहा जाने लगा। जब 2017 तक पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया, आनाकानी करती रही, तब यूएस कांग्रेसमैन टेड पो ने पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डेजिग्नेशन एक्ट ऑफ 2017 HR 1549 को वहां यूएस कांग्रेस में प्रस्तुत किया। इस बिल से पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म ऑफिशियली डेजिग्नेट किया जा सकता था। हालांकि यह बिल कांग्रेस में पारित नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान पर प्रेशर बनाने के लिए काफी था। इसके अगले साल ही इमरान खान के प्रधानमंत्री बनते ही अमेरिका ओपनली पाकिस्तान के खिलाफ हो जाता है। दरअसल इमरान खान गए थे रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने से बिल्कुल पहले, और यह पूरे युद्ध में पाकिस्तान को न्यूट्रल बताया। लेकिन अमेरिका ने देखा कि कैसे पाकिस्तान का एक प्रो रशिया स्लांट आ रहा है, और इमरान खान को गिराने की जो सारी प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, वो तभी से वहां शुरू हो गई थी। यह वही दौर था जब अमेरिका अफगानिस्तान से भी निकलने की तैयारी कर रहा था, अपने ऑपरेशंस वाइंड डाउन कर रहा था। ऐसे में पाकिस्तान की कोई खास जरूरत भी नहीं थी उस समय अमेरिका को। फिर उरी और पठानकोट जैसे आतंकी हमलों के बाद भारत ने भी पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। भारत सरकार की कोशिशों का नतीजा यह हुआ कि यूएन के जो टेरर फंडिंग वॉचडॉग है FATF, उसने पाकिस्तान को अपने ग्रे लिस्ट में डाल दिया। अब पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के ग्रे लिस्ट में आने का मतलब है कि अब उसे इंटरनेशनल एड और फंडिंग मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, जब तक न कि वो टेरर ग्रुप्स के खिलाफ ठोस कदम उठाता। तो 2020 में कोविड क्राइसिस के बीचों बीच जब पाकिस्तान के लिए इस ग्रे लिस्ट से निकलना बेहद जरूरी हो गया, तब जाकर हमने कुछ ठोस कदम जरूर देखे। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक जॉइंट सेशन बुलाया और एक साथ कई दर्जन से ज्यादा लॉज पारित कर दिए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेरर फाइनेंसिंग, टेरर ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स फ्रीज करना,
एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एफएटीएफ को दिखाने के लिए सही, लेकिन पाकिस्तान ने ये कुछ कदम जरूर उठाए इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह दिखाने के लिए कि देखिए हम टेरर के खिलाफ हैं। फिर 26/11 अटैक का मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा का फाउंडर हाफिज सईद को भी पहले 5 साल और बाद में तो 70-80 साल के ज्यादा सजा सुना दी गई। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि वो पाकिस्तान के जेल में नहीं सड़ रहा है, किसी मिलिट्री फैसिलिटी में चैन से आराम की जिंदगी निकाल रहा है। लेकिन एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान को जो एक्शन दिखाना था वो उसने दिखा दिया, बनावटी ही सही। फाइनली अक्टूबर 2022 में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद वो सऊदी और आईएमएफ से फंडिंग लेकर अपने डिफॉल्ट्स भर पाया। लेकिन थोड़ी हालात सुधरते ही पाकिस्तान ने अपने टेररिज्म वाले हथकंडे वापस अपनाने शुरू कर दिए। 2025 का पहलगाम अटैक इसी का नतीजा है, सबूत है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने बहुत सावधानी बरती कि उसके इन्वॉल्वमेंट का कोई सीधा सबूत भारत ना दिखा पाए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जिससे फिर से पाकिस्तान का फंडिंग रुक जाता है। तो इसीलिए पाकिस्तान ने एक न्यू वेव ऑफ टेररिज्म शुरू किया है, जिसे वो कहता है कि भाई ये भारत में होम ग्रोन टेरर है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अपने आप को टेररिज्म से अलग दिखाना और डिप्लोमेसी, पीस मेकिंग में अपना नाम दुनिया भर में ऊंचा करना, ये अपने आप में बहुत अलग अलग चीजें हैं। पाकिस्तान एक ग्लोबल आउटकास्ट से इतने कम समय में ग्लोबल पीस मेकर कैसे बन गया? इस राज के पीछे 3C स्ट्रैटेजी है: क्रिप्टो, क्रिटिकल मिनरल्स और काउंटर टेररिज्म। क्रिप्टो की कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प है, इसलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। अप्रैल 2025 में जब पहलगाम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में घमासान चल रहा था, उस समय पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया टू एक्सेलरेट ब्लॉकचेन इनोवेशन, स्टेबल कॉइन अडॉप्शन एंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इंटीग्रेशन अक्रॉस पाकिस्तान। अब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन यह वही कंपनी है जिसमें ट्रंप फैमिली के पास 22.5 बिलियन WLFI गवर्नेंस टोकन, जनवरी 2026 तक इन टोकन्स का टोटल वर्थ अप्रोक्सीमेटली $3.8 बिलियन हो गया था। ट्रंप के वेबसाइट पर वो इस कंपनी के को फाउंडर एमर्टस लिस्टेड हैं। उनके मिडिल ईस्ट के ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ भी एमर्टस हैं और डील फाइनलाइज करने इस्लामाबाद स्टीव विटकॉफ के बेटे जैक विटकॉफ खुद गए थे, जो इस कंपनी के सीईओ हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शरीफ, आर्मी चीफ मुनीर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सब इस डील के साइनिंग सेरेमनी में शामिल थे। यूएस पाकिस्तानी स्टेबल कॉइन डील की वजह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग डायरेक्टली पाकिस्तान के फाइनेंशियल इकोसिस्टम में इन्वेस्टेड हो चुके हैं। पाकिस्तान की भलाई में उनके बैंक बैलेंस की भलाई है। जनवरी 2026 आते आते पाकिस्तान ने इस संदर्भ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या MOU भी साइन कर दिया। इस डील के मुताबिक US डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए, रेमिटेंसेस के लिए। पहली बार किसी सॉवरेन सरकार ने ट्रंप बैक्ड इस डिजिटल करेंसी के साथ कोई डील किया है, और यह डॉलर के डोमिनेंस को भी डिजिटल दुनिया में बरकरार रखने के लिए एक कोशिश है। अब ट्रंप परिवार को बिलियंस का मुनाफा होगा साइड में, सो बात अलग। दूसरा C, क्रिटिकल मिनरल्स में पाकिस्तान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। 8 सितंबर 2025 को मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शरीफ दोनों की मौजूदगी में अमेरिकन फर्म USSM के साथ एक $500 मिलियन का मिनरल्स डील साइन किया जाता है। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, गिलगित बाल्टिस्तान में रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कॉपर के डिपॉजिट्स का एक सौदा किया जाता है। अब देखिए यहां मैथ्स बहुत सिंपल है। चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई दुनिया भर में रोक रही है, खास तौर पर अमेरिका को टारगेट किया जा रहा है कि अमेरिका को हम ये सप्लाई नहीं देंगे। इसीलिए ये डील काफी इंपॉर्टेंट होता है अमेरिका के लिए, क्योंकि डील के बस 1 महीने बाद ही लगभग अक्टूबर 2025 में अपना पहला शिपमेंट पाकिस्तान यूएसए के लिए रवाना भी कर देता है। USSM कंपनी को पाकिस्तान फिलहाल नियोडाइनियम, एंटीमनी, कॉपर कॉन्सेंट्रेट, टंगस्टन ये सारी चीजें सप्लाई कर रहा है, और अमेरिका के साथ लिथियम, कोबाल्ट, गोल्ड की खोज की भी बात आगे बढ़ रही है। तीसरा,
काउंटर टेररिज्म में भी पाकिस्तान ने ट्रंप को एक ऐसा तोहफा दिया है जो अभी अमेरिका इतनी आसानी से भूलेगा नहीं। 2021 में काबुल के एबी गेट बॉम्बिंग में 13 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए थे। वो एक ऐसा घाव था जो सालों से अमेरिका के लिए भर नहीं पा रहा था। पाकिस्तान ने उस बॉम्बिंग से जुड़े 21 सस्पेक्ट को पिछले साल ही, उसके शुरुआत में ही यूएसए एक्स्ट्राडाइट कर दिया था। इन सब के अलावा रिपोर्ट्स की माने तो बीते सिर्फ एक साल में पाकिस्तान ने $5 मिलियन से ज्यादा खर्चा किया है वॉशिंगटन में लॉबिंग पर। ये लॉबिस्ट्स पाकिस्तान को सीधा व्हाइट हाउस के जरिए डोनाल्ड ट्रंप तक का एक्सेस देते हैं। इन सब का नतीजा यह हुआ है कि जिस पाकिस्तान का कोई भी मिलिट्री कमांडर बीते 20 सालों में व्हाइट हाउस नहीं बुलाया गया था, उसी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को एक साल के अंदर 3-3 बार व्हाइट हाउस में ट्रंप ने खुद होस्ट किया है। इन मीटिंग्स में आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बार बार ट्रंप को भारत के साथ सीज फायर के लिए क्रेडिट देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, बेसिकली ईगो मसाज करते हैं, फेवर्स लेते हैं। फाइनली ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच में पाकिस्तान महीनों तक भारत के मुकाबले कई ज्यादा फेवरेबल पोजीशन में था। जब भारत 50% टैरिफ की मार झेल रहा था क्योंकि हमने रशिया से तेल खरीदा, उसी वक्त पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स पर सिर्फ 19% टैरिफ लगाया गया। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानी लीडरशिप ने यूएस की नजरों में अपने आप को अच्छा बनाने के लिए कई मामलों में देश की रिसोर्सेज या देश की ऑटोनॉमी को अमेरिका को सौंपा है। लेकिन यह उनका कैलकुलेशन है, यह उनका मानना है कि ऐसा अगर वो करेंगे तो वो लोन डिफॉल्ट से बच पाएंगे, साथ ही अपने इमेज को सुधार पाएंगे और ज्यादा वेपन्स भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बेच पाएंगे। पाकिस्तान की इसी अपीजमेंट पॉलिसी के बीच में आता है यूएस ईरान वॉर। पाकिस्तान को एक सुनहरा मौका यहां मिलता है। यूएसए और ईरान दोनों को इस जंग से निकलने के लिए एक क्रेडिबल बैक चैनल चाहिए था, कोई ऐसा जो तेहरान में भी फोन कॉल घुमा पाए और वॉशिंगटन से भी बात कर पाए, कोई ऐसा जिस पर दोनों साइड्स का कुछ हद तक तो भरोसा जरूर हो। अमेरिका ने इस काम के लिए आराम से इस्लामाबाद को चुना। इस्लामाबाद के लीडर वैसे में भी ट्रंप की जेब में थे और पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान ईरान के साथ भी कुछ हद तक करीबी था। पिछले हफ्ते यूएस वाइस प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में इस्लामाबाद में 21 घंटों तक चली दोनों तरफ की यह बातचीत हुई। अब टेबल पर यूएस और ईरान के डेलीगेट्स थे और साथ ही में थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। हालांकि इस बातचीत में कोई सहमति नहीं हो पाई, लेकिन बातचीत का नतीजा यह हुआ कि ट्रंप ईरान में सीज फायर को यूनिलैटरली एक्सटेंड करने के लिए मान गए। शहबाज शरीफ कुछ ही घंटों के अंदर सोशल मीडिया पर इस बात का क्रेडिट लेते हुए भी दिखे, कहा कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट करने पर ही ट्रंप सीज फायर एक्सटेंड करने के लिए माने हैं। किसने किसका सजेशन माना, किसने किसको इग्नोर किया, किसने असली काम किया, कौन चेहरा बनकर सामने एज अ फ्रंट आया, ये सारी जानकारी और डिटेल्स तो अगले कुछ महीनों तक आती रहेंगी, खुलासे होते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए नोट करने वाली बात यह है कि एक ऑलमोस्ट टेरर स्टेट और जो टेरर को पनाह आज तक देता है, वो पाकिस्तान ना सिर्फ एक ग्लोबल हाई टेबल पर बैठा दिखा, बल्कि उसने अपने हिसाब से इस वॉर को अच्छे से इस्तेमाल किया है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने दुनिया को यह दिखाया कि उसने ईरान के निगोशिएटर्स को एक सुरक्षा कवच प्रोवाइड किया, किस तरीके से उन्हें एस्कॉर्ट किया गया, कैसे उन्होंने एक भूमिका निभाई, कैसे ट्रंप उनकी बात सुनते हैं, उससे यह साफ हो चुका है कि पाकिस्तान अपना तांबा चमका रहा है। पाकिस्तान के इस इमेज चेंज के कहानी के पीछे दो और एक्टर्स हैं जो आज डायरेक्टली अपने आप को नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो है चाइना और सऊदी अरेबिया। चाइना के बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में चाइना का इतना पैसा लगा हुआ है कि पाकिस्तान के फेल होने में चाइना का ज्यादा नुकसान होगा। मुनीर के जून 2025 व्हाइट हाउस के विजिट से पहले पाकिस्तानी ऑफिशियल्स बीजिंग गए थे, क्योंकि भारत के जंग के बीच में पाकिस्तान को मिलिट्री इंटेलिजेंस चाइना ने प्रोवाइड किया, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन चाइना ने प्रोवाइड किया। आज भी पाकिस्तानी मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन के लिए चाइनीज हार्डवेयर का उपयोग हो रहा है, फिर चाहे वो J-10C फाइटर जेट्स हो, PL-15 मिसाइल हो या HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम्स हो। फिर पिछले साल ही सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया था। हमने डिटेल में इसे कवर किया था एक एपिसोड में। इसे एक इस्लामिक नेटो भी कहा जा रहा था। इजराइल की दादागिरी के बीच में अब गल्फ स्टेट्स भी पाकिस्तान के मिलिट्री और न्यूक्लियर अम्ब्रेला में शरण लेना चाहते हैं, क्योंकि ईरान के जंग के बीच में उन्हें यह बात साफ हो गई कि यूएसए कभी भी इजराइल को बचाने से पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसमें गल्फ देशों का खामियाजा हो।
अब पाकिस्तान यह उम्मीद कर रहा है कि अपने डिफेंस एक्सपोर्ट से वो आईएमएफ का लोन चुकता कर पाए, अपनी इकोनॉमी को संभाल पाए। और याद रखिए, पाकिस्तान बहुत शातिर तरीके से यह खेल खेल रहा है, जिससे कल चाहे आईएमएफ से पैसा देर से आए, ना आए, या फिर इंडिया कोई और प्रेशर बना दे, चाहे यूएस कभी उससे नाराज हो जाए, तो वहां पीछे चाइना है, पाकिस्तान के पास हमेशा ऑप्शंस होंगी कि एक ना एक लाइफलाइन जरूर जिंदा रहे। जब फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी से पूछा गया कि पाकिस्तान ये जो मीडिएशन कर रहा है उसके बारे में उनका क्या कहना है, तो उन्होंने इसे पाकिस्तान की दलाली बोलकर धुतकार दिया, इस पूरे अटेम्प्ट और एफर्ट को। लेकिन किसी ने यह सवाल जयशंकर जी से नहीं पूछा कि एक टेरर स्टेट दलाल भी कैसे बन गया, आज ग्लोबल डिप्लोमेसी के हाई टेबल पर पाकिस्तान कैसे पहुंच गया। अगर भारत किसी भी शेप, फॉर्म, एंगल में विश्व गुरु है, तो मोदी सरकार ने काउंटर क्यों नहीं किया, एक्सपोज क्यों नहीं किया पाकिस्तान को? क्या भारत के पास कोई और ऑप्शन आज बचा है? मोदी सरकार के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने से पहले यह देखना बहुत जरूरी है कि आज भारत ग्लोबल स्टेज में कहां खड़ा है, कौन हमारा दोस्त है, कौन नहीं है। क्योंकि पहलगाम के 1 साल बाद भी अगर आप प्रतिशोध की बात करो, पाकिस्तान को एक्सपोज करने की बात करो, तो वो हुआ नहीं है। अगर हम अमेरिका की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में दोबारा आने के साथ ही अमेरिका और भारत के बीच में दूरियां बढ़ने लगी, सारी पुरानी दोस्ती धरी की धरी रह गई। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, पहले टैरिफ, फिर ऑपरेशन सिंदूर और फाइनली रशिया से तेल खरीदने के मामले में ट्रंप ने भारत सरकार को घेरने की कोशिश बार बार की। मोदी सरकार जहां तक हो, जिस हद तक हो, अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किए बिना ट्रंप के साथ काम करने की कोशिश करते रहे। उधर बीते कुछ महीनों में हम धीरे धीरे चाइना के साथ भी संबंध बेहतर करने लगे, या यूं कह लीजिए कि ट्रंप के नखरों की वजह से हमें मजबूरन चाइना के साथ हाथ मिलाना पड़ा। डायरेक्ट फ्लाइट्स भले ही अब शुरू हो गए हों, लेकिन सबको यह पता है कि चाइना कितना हमारा अच्छा दोस्त रह चुका है, कल कितना अच्छा दोस्त और भी हो सकता है। फिर आता है, अगर आप बात करें तो मिडिल ईस्ट के बारे में। मिडिल ईस्ट में बीते कई सालों से हम धीरे धीरे करके अपनी जगह बना रहे थे, लेकिन बीते कुछ महीनों में हमारा ओपनली प्रो इजराइल स्टैंस मिडिल ईस्ट में हमारी पोजीशन को वीकन कर रहा है। सऊदी अरेबिया जैसे पार्टनर्स ऑलरेडी हमसे ज्यादा पाकिस्तान पर भरोसा करना शुरू कर चुके हैं। ईरान, जहां हम सालों से, अरे नहीं डेकेड से इन्वेस्टेड थे, अमेरिका की धमकी की वजह से हमने तेल खरीदना छोड़ दिया, फिर चाबार पोर्ट भी छोड़ दिया। आज हमें पुरानी दोस्ती याद आ रही है ईरान के साथ। तो एक तरफ जहां भारत एक एक करके अपने पार्टनर्स को खो रहा है, वहीं पाकिस्तान बड़ी शातिर तरीके से अब और देशों को अपने साथ जोड़ रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बना रहा है। अब सरकार ओपनली ये बात माने या ना माने, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी को एक बहुत बड़े ओवरहॉल की जरूरत है, जहां काम बड़े बड़े सेमिनार और टीवी इंटरव्यूज में बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर नहीं होगा, बल्कि बंद दरवाजों के बीच में चुपचाप ऐसे डील्स क्राफ्ट करके होगा जिससे भारत की छवि और भारत की सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित किया जा सके। पहलगाम के 1 साल बाद मोदी सरकार पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश जो कर रहा था, वो बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। अगर सरकार में साहस है तो वो अपनी गलती मानेगी, नए तरीके से नए लोगों के साथ पाकिस्तान से फिर से निपटने की कोशिश करेगी। नहीं तो ठीक है, यूजुअल एक्शन हमें भी मालूम है, इसको दलाल बोल दो, उसको एंटी नेशनल बोल दो, जो सच बोलने की कोशिश करे उसको दबा दो, डिलीट कर दो, करते रहो ऐसा ही, मजाक बनाते रहो अपना, जब पाकिस्तान वहां धीरे धीरे करके डील क्रैक करता रहेगा और भारत को फिर से अटैक करने की साजिश रचता रहेगा। थैंक्स टू आउटस्किल फॉर मेकिंग दिस वेरी डिटेल्ड एपिसोड पॉसिबल। एआई का युद्ध भी चल रहा है, कम से कम अगर वहां महारती आपको हासिल करनी है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो, इस एक्सपर्ट क्लास को अटेंड करो, अपने एआई स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाओ। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।